प्रिय बच्चों, आज हम कक्षा 9वीं के राज्यशास्त्र के दूसरे पाठ भारत की विदेश नीति की विकास यात्रा इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, वीडियो में अंत तक बने रहिए। आपको पूर्णतः हम समझाने का प्रयत्न करेंगे। हर राष्ट्र को अपना विकास करने के लिए एक दूसरे राष्ट्र की मदद लेनी पड़ती है, चाहे वह आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे राजनीतिक दृष्टि से हो, चाहे किसी भी दृष्टि से हो। किसी न किसी चीज़ की जो है मदद लेनी पड़ती है, और तभी क्या होता है, हर देश का क्या होता है, विकास होता है। तो भारत की विदेश नीति का विकास इस पाठ में दर्शाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, उसका स्वरूप और पिछली शताब्दी के शीत युद्ध, उसका परिणाम हम पिछले अध्याय में देखिए बच्चों पढ़ चुके हैं। इसमें हम विदेश नीति का अर्थ क्या होता है, उससे प्रभावित करने वाले घटक कौन से होते हैं, और साथ ही भारत की विदेश नीति के स्वरूप को जानेंगे। तो बच्चों, ये तीन जो इसमें टाइटल्स दिए गए हैं, इसके बारे में हम समझने वाले हैं। विदेश नीति अर्थ एवं महत्व क्या होता है। सभी देश अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के घटक होते हैं। इनमें से कोई भी राष्ट्र सभी अर्थों में स्वयं पूर्ण नहीं होता। तो वही देखिए बच्चों, कोई भी राष्ट्र हो वह क्या है, अपने में परिपूर्ण नहीं है। इसलिए उन्हें अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में परस्परावलंबन यानी एक दूसरे के ऊपर आश्रित होना पड़ता है। यह हमारी समझ में आया है, किंतु यह परावलंबन कुछ गिने चुने देशों के लाभ अथवा हितों के लिए नहीं होना चाहिए। या प्रत्येक राष्ट्र के लिए हो, हित के लिए हो, इसके लिए प्रयास करने पड़ते हैं। तो कौन से राष्ट्र के साथ मित्रता करें और कौन से गुट में शामिल हो जाए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कौन सी भूमिका लें, आदि के संबंध में प्रत्येक देश को निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसे निर्णय बहुत सोच समझ कर लेने पड़ते हैं। इसी वैचारिक चौखट को विदेश नीति कहा जाता है, जो हर राष्ट्र जो है बच्चों करता है। तो प्रत्येक स्वतंत्र और प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र अपनी अपनी विदेश नीति निर्धारित करते हैं। इसलिए राष्ट्र के विदेशी संबंधों का अध्ययन करने वाली अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विदेश नीति को बहुत ही महत्व प्राप्त रहता है। क्योंकि बच्चों, इस पे जो है पूरे देश का आधारशिला जो है बच्चों आर्थिक स्थिति निर्धारित होती है। तो राष्ट्रीय हित का क्या संबंध होता है विदेश नीति के तहत, विदेश नीति से क्या तात्पर्य है, संक्षेप में समझा आपने। तो राष्ट्रीय हित और विदेश नीति का बहुत ही निकट का संबंध होता है। राष्ट्रीय हित संबंधों का संवर्धन विदेश नीति द्वारा किया जाता है। इसलिए विदेश नीति का विस्तृत अध्ययन करने से पूर्व हमें राष्ट्रीय हित संबंधों का अर्थ एवं महत्व समझना है। कि विदेश नीति तो चलो ठीक है, लेकिन उसमें बच्चों राष्ट्र का हित क्या होता है विदेश नीति से। तो अपने देश की स्वतंत्रता, प्रभुत्व, संपन्नता को सुरक्षित रखने के लिए की जाने वाली उपाय योजना है जो राष्ट्रीय हित होता है। अपना आर्थिक विकास साध कर अपनी सामर्थ्य बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का भी राष्ट्रीय हित संबंधों में समावेश होता है। अपने राष्ट्र के लिए क्या लाभप्रद और क्या उचित है, इसका विचार कर जब निर्णय लिया जाए तब उसे राष्ट्रीय हित संबंधों में संवर्धन किया जाता है। तो बच्चों, जो भी फैसला सरकार ले रही है, केंद्र सरकार, वह हमेशा क्या राष्ट्र हित के, यानी विदेश नीति तो चलो ठीक है, लेकिन विदेश नीति के जो भी फैसला लिया जाना चाहिए, जो भी होना चाहिए, वह राष्ट्र के हित के लिए होना चाहिए। राष्ट्र से सर्वोपरि नहीं होना चाहिए, राष्ट्र से हटकर नहीं होना चाहिए, यानी राष्ट्र के लिए वो क्या होना चाहिए, हितकर होना चाहिए। संबंधों में निम्न घटकों को अपने देश की स्वतंत्रता, प्रभुत्व, संपन्नता तथा अखंडता की रक्षा करना अर्थात संरक्षण सर्वोच्च राष्ट्रीय हित है। आर्थिक विकास भी एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हित है। आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर राष्ट्र को अपने स्वतंत्रता की रक्षा करने भी कठिन होता है। तो इसलिए सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक विकास को भी महत्व
राष्ट्रीय हित माना जाता है। कितना भी कमज़ोर राष्ट्र हो, लेकिन अपने राष्ट्र के हित के बजाय उसे कुछ भी कार्य नहीं करने हैं। तो राष्ट्र हित संबंध और विदेश नीति का क्या संबंध होता है? रक्षा और आर्थिक विकास के विषय राष्ट्रीय हित है, तो उनका संवर्धन होना चाहिए, यानी उसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए, जिससे विदेश नीति बनाई जाती है। इसलिए राष्ट्रीय हित संबंध उद्देश्य माने जाते हैं, तो उससे विदेश नीति उन्हें प्राप्त करने का साधन मानी जाती है। परिस्थिति और समय के अनुसार राष्ट्रीय उद्देश्यों में परिवर्तन होते रहते हैं, उसी के अनुसार राष्ट्रीय हित संबंधों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों का प्रतिबिंब विदेशी नीति में दिखाई देता है, इसलिए विदेश नीति प्रवाही होती है। यानी प्रवाही होना मतलब बच्चों यह चलती रहती है, इसमें बदलाव होता रहता है। विदेश नीति निश्चित करने वाले घटक कौन कौन से होते हैं, जो साथ किस प्रकार से संबंध रखे जाएं? तो देश के भौगोलिक स्थान, तो पृथ्वी का भौगोलिक अर्थात ग्लोब देखा होगा, अथवा विश्व का राजनीतिक मानचित्र देखा होगा, तो इसके आधार पर किसी भी राष्ट्र का भौगोलिक स्थान निर्धारित किया जाता है। तो कुछ देश अन्य देशों से बहुत दूर हैं, तो कुछ राष्ट्रों के आसपास कई पड़ोसी राष्ट्र हैं, तो कुछ राष्ट्रों को समुद्री तट प्राप्त हैं, तो कुछ राष्ट्रों को भरपूर खनिज संसाधन है। संक्षेप में देश नीति निर्धारण करते समय देश का आकार, जनसंख्या, भूमि की गुणवत्ता, देश के समुद्री किनारा, प्राकृतिक संसाधन की उपलब्धता, इन सभी बातों का विचार करना पड़ता है। उसके द्वारा क्या किया जाता है बच्चों? विदेश नीति निर्धारित की जाती है। दूसरा दिया राजनीतिक व्यवस्था, तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में संसद को विदेश नीति के निर्धारण में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है, यानी संसद ही उसे जो भी करता है। तो विदेश नीति संबंधी विषयों संसद में चर्चा होती है। विपक्ष प्रश्न पूछकर विदेश नीति पर नियंत्रण रख सकता है। अगर मतलब जैसे जो भी चुनाव जीता हुआ है या उस समय जो भी लोकसभा का प्रतिनिधि है, मुख्य चलाने वाला, उससे यानी जो विपक्ष दल होती है, अगर कुछ गलतियां होती हैं तो उसको सुधारने का जो है कार्य मतलब कर सकता है, यानी सवाल पूछ सकता है। संघ राज्य व्यवस्था वाले देशों को विदेश नीति निर्धारित करते समय घटक राज्यों का भी विचार करना पड़ता है, यानी जो भी उसमें राज्य होते हैं, राज्य के जो मुख्य होते हैं, जैसे मुख्यमंत्री होते हैं, उनके भी क्या है विचार विमर्श करने पड़ते हैं, क्योंकि पड़ोसी राष्ट्रों गतिविधियों के घटक राज्यों पर प्रभाव पड़ता है। श्रीलंका गतिविधियों का तमिलनाडु पर और बांग्लादेश से गतिविधियों का पश्चिम बंगाल, तो पूर्वोत्तर राज्यों का परिणाम ऐसा दिखाई देता है। इसलिए उनके भी विचार लेने पड़ते हैं, उनके भी मत होने चाहिए सही। तीसरा है अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। तो आधुनिक समय में किसी भी देश की आर्थिक स्थिति का विदेश नीति निर्धारित करने में बहुत महत्व होता है। तो सभी राष्ट्रों को आर्थिक विकास सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य बन गया है। इस कारण अर्थ व्यवस्था का विदेश नीति पर दो प्रकार से परिणाम पड़ते हैं। पहला दिया देश की अर्थव्यवस्था मजबूत करने हेतु अन्य राष्ट्रों से प्रस्थापित किए जाने वाले आर्थिक संबंध से आयात निर्यात करना, वैश्विक व्यापार में सहभाग आदि बातें विदेश नीति में तय करती है। दूसरा दिया वर्तमान वैश्विक अर्थव्यवस्था में आर्थिक सुरक्षा के मध्य राष्ट्रीय सुरक्षा की तरह महत्वपूर्ण माने जाते हैं। आर्थिक सुरक्षा जितनी मजबूत, आर्थिक व्यवस्था जो होती है जितनी मजबूत होगी, राष्ट्र उतने ही सामर्थ्यवान राष्ट्र की मान्यता मिलती है। मजबूत अर्थव्यवस्था वाले देश कम परावलंबी होते हैं, दूसरे के ऊपर आश्रित, तो यह स्वतंत्रता पूर्वक विदेश नीति का निर्धारण कर सकते हैं। चौथा दिया राजनीतिक नेतृत्व। विदेश नीति निर्धारण में राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, गृह मंत्री का सहयोग होता है जब भी यह विदेश नीति निर्धारित की जाती है। विदेश नीति की निरंतरता बनाए रखने पर उसे सुधारने का प्रयत्न इन पदों के व्यक्त करते हैं। जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत में विदेश नीति में कूटनीतिकता को बढ़ावा दिया। अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत चीन संबंध सुधारने में बड़ा योगदान दिया। पांचवा दिया है प्रशासनिक घटक। विदेश नीति के निर्माण में विदेश मंत्रालय, विदेश सचिव, विदेश में स्थित दूतावास, राजनीतिक अधिकारी आदि प्रशासनिक घटकों का समावेश होता है। यद्यपि विदेश नीति संबंधी अंतिम निर्णय प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिमंडल लेता है, फिर भी निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था सहायता करती है, यानी उनका भी सहभाग होता है। विदेश नीति के लिए आवश्यक जानकारी एकत्रित करना,
उनका विश्लेषण करना, जांच करना, उस पर आधारित योग्य सलाह देना आदि काम प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। उसी के साथ साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भारत की विदेश नीति देखिए क्या है। भारत की नीति संबंधी प्राथमिक जानकारी लेने के बाद हम भारत के विदेश नीति का संबंध जानेंगे। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्र होने रूप से भारत अपनी विदेशी निर्धारण शुरुआत की। भारतीय संविधान की नीति निर्धारण की शुरुआत की और संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांतों में शासन विदेश नीति को कैसे निर्धारित करे, इस विषय में प्रावधान किया गया। यानी कुछ नीतियां तैयार की गई। नीति निर्देशक जिसमें धारा 51 के अनुसार विदेश नीति की एक व्यापक चौकट स्पष्ट की गई। उसके अनुसार भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रधानता दे, अपने अंतर्राष्ट्रीय समस्या अथवा विवाद 1990 के बाद से आज तक का होगा 1900 के शांति के मार्ग में हल करे, अन्य राष्ट्रों से मित्रतापूर्वक संबंध रखे और अंतर्राष्ट्रीय कानून का आदर करे। यह भी हमारी विदेश नीति का उद्देश्य माना गया है। भारत की यह सब की अब तक की विदेश नीति की चौकट विकसित हुई है। कुछ उद्देश्य हैं भारत के। देखिए बच्चों, भारत की विदेश नीति कुछ उद्देश्य निम्नानुसार है। पड़ोसी देशों के साथ एवं अन्य देशों के साथ मित्रतापूर्ण संबंध निभाते समय अपने देश की सुरक्षा बाधित न हो, इसकी सावधानी बरतना, राष्ट्र की भौगोलिक सीमा रेखाएं सुरक्षित रखना, इस विषय में कोई समझौता न करना, भारत की एकता तहकात्मक संरक्षण करना। तो भारत की क्या है बच्चों, कुछ उद्देश्य है विदेश नीति की। अगला दिया है दूसरे देश में निवास करने वाले नागरिकों के हितों की रक्षा करना। जिम्मेदारी को संबंधित देशों भारतीय दूतावास निभाते हैं। भारत की आर्थिक विकास के लिए विदेशों के साथ आर्थिक एवं व्यापारिक संबंध स्थापित करना। भारत की विदेश नीति की समीक्षा जो किसे की जाती है। भारत जो है विदेश समीक्षा हम 2 चरणों में करेंगे। पहला चरण है स्वतंत्रता से लेकर के 1990 तक माना जा सकता है। दूसरा चरण है वर्ष 1990 के बाद से लेकर के आज तक का। विदेश नीति आरंभिक चरण पंडित नेहरू समय में भारत की विदेश नीति का प्रारूप तैयार किया गया। तो पहला उसमें चरण गया था अंतर्राष्ट्रीय भूमिका को लेकर के सभी अंतर्राष्ट्रीय गतिविधियों का आकलन किसी भी सत्ता के दबाव बिना स्वतंत्र रूप से करने का प्रयत्न किया और शांति बनाए रखना हमेशा भारतीय विदेश नीति की विशेषता रही है। दूसरा है पाकिस्तान और चीन, इन देशों की ओर से उत्पन्न होने वाले खतरों का भी विचार किया गया। तीसरा आत्मनिर्भरता आग्रह पर और उस पर होने वाला विदेश नीति का बल, यह भी तत्कालीन विदेश नीति का उद्देश्य वैशिष्ट था। आरंभिक काल में भारत ने अपनी विदेश नीति के द्वारा एशिया महाद्वीप के देशों के साथ संबंध सुधारने के प्रयास किए। एशियाई राष्ट्रों के सहयोग से विकास साध्य करने और अपना स्वतंत्रता को आबादी रखने का प्रयत्न इस कालखंड में किया गया। देखिए बच्चों, ये पहला चरण था। इसी प्रकार से दूसरा चरण है जो है पहला चरण देखिए शीत युद्ध जो है चालू हुआ। शीत युद्ध के पृष्ठभूमि में भारत ने गुटनिरपेक्षतावाद को स्वीकार किया। इस कारण अभी राष्ट्रों में मित्रतापूर्ण संबंध बनाए रखना, विकास के लिए विविध राष्ट्रों से उचित सहायता लेना, इसे तत्कालीन समय में प्रधानता प्राप्त थी। गुटनिरपेक्षता नीति के कारण भारत ने अपने विकास के लिए दोनों महासत्ताओं का सहायता प्राप्त संभव हुआ। इस कालखंड में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर बल दिया गया। इसके लिए तकनीकी विज्ञान के आयात किया गया। इसके लिए सोवियत संघ, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों ने भारत की सहायता की। फिर 1974 बाद भारत परीक्षण किया, परमाणु अनुसंधान के क्षेत्र में अपनी क्षमता सिद्ध की। कब? 1974 में। दूसरा चरण जो था 1991 के से आज तक का जो है भारत ने दूसरे चरण में विदेश नीति की अधिक व्यापक गतिशील बनी। शीत युद्धोत्तर काल में राजनीतिक और सैनिक संबंधों की प्रधानता नहीं थी। विदेश नीति में आर्थिक मामले, व्यापार, शिक्षा और तकनीकी ज्ञान जैसे अनेक पहलुओं का समावेश था। 1991 के बाद भारत में आर्थिक व्यवस्था का लदा सरकारी नियंत्रण कम कर आर्थिक उदारीकरण नीति स्वीकार किया गया
और इस कारण सुलभता से पड़ोसी देशों के साथ व्यापार में वृद्धि हुई और वैश्विक व्यापार में हमारी सहभागिता बढ़ गई। आर्थिक विकास की दर वृद्धि के प्रयास होने लगे, जो जीडीपी जिसे बोलते हैं बच्चों। आगे देखिए बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय जो है ब्रिक्स जिसे बोला जाता है, उसमें ब्रिक्स में जैसे G20 में इतने देश शामिल थे, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ये ब्रिक्स की जो है बच्चों जो एक थी समझौता थी, इसका बोध चिन्ह है, एग्जाम में आता है। अमेरिका के साथ हमारे संबंध अधिक दृढ़ हुए और इसके साथ प्रति विश्वास बढ़ा। अंतर्राष्ट्रीय समूह में भारत का स्थान ऊंचा उठ गया। तो इसी प्रकार से बच्चों जो है भारत ने क्या किया, अपना सभी देशों के साथ अपना जो है वर्चस्व बनाया, सबका साथ पाया। परमाणु नीति में भारत विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण भाग है। परमाणु शक्ति का अर्थ है कि उपयोग इसका अध्ययन अपने इतिहास, भूगोल, रासायनिक विज्ञान विषयों में किया होगा। परमाणु शक्ति का महत्व ध्यान में रखते हुए भारत स्वतंत्रता प्राप्त के तुरंत बाद ही परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में नींव रखी। जैसे प्रथम जो है अध्यक्ष थे जो डॉक्टर होमी भाभा थे। ऊर्जा का निर्माण उसका मुख्य उद्देश्य था, फिर भी सैन्य क्षमता निर्माण करना भी उद्देश्य है। 1974 में पोखरण में जो है परमाणु परीक्षण भी किया गया। 1900 दूसरा परमाणु परीक्षण किया, भारत हथियार का निर्माण किया। परमाणु हथियारों का वहन करने के लिए प्रक्षेपण शास्त्र में अपने तैयार किए गए वायुसेना, नौसेना भी सक्षम हो गए हैं। तो इस प्रकार से जो है बच्चों भारत जो है इस सब चीज़ों में सक्षम हुआ और विदेश नीति के तहत उसने जो है बहुत ऐसे कार्य किए। भारत परमाणु अस्त्रधारी राष्ट्र बन गया है अभी वह। तो निशस्त्रीकरण के प्रयत्नों को भी भारत जो है बढ़ावा देता है, समर्थन देता है कि हम निशस्त्र का उपयोग नहीं करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना है, अगले लेसन में जो है हम इसके आगे पढ़ेंगे। तो बच्चों ध्यानपूर्वक समझिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के बीच शेयर करिए, जिससे आपको और नई जानकारियाँ हमारे इस चैनल के माध्यम से प्राप्त होती रहेंगी। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।